हेलो दोस्तों मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो में हम राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर्स को आगे बढ़ाएंगे और आज की इस वीडियो में हम यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अच्छे से पढ़ेंगे। ये होती क्या है, इसके इंट्रोडक्शन, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरिट, डीमेरिट, सारा कुछ इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ कि आप पेपर में इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हो। मेरे दोस्तों इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी डेमोक्रेसी के ऊपर, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर। तो जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की इंट्रोडक्शन थी वो सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हो। आप लिख सकते हो कि वी नो दैट द state has four essential elements, and amongst four essential elements one is the government, and this government is very essential element of the state because it is only government through which the will of state is formulated, will of state is expressed. Actually state cannot do anything with anything itself, but it is only the government which acts on the behalf of state. It is an acting political institution of the state. ये सारी बातें आप लिखोगे। आप लिखोगे कि government has mainly three essential organs: legislature, executive and judiciary, and all these three organs are very helpful for performing the functions of the government. Legislature makes the law, executive execute the law and judiciary एक्सप्लेन द लॉ। मेरे दोस्तों अगर आपको लग रहा होगा मैं बड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ एक बार मेरी पिछली वीडियो डेमोक्रेसी वाली जरूर देखें। उसमें मैंने अच्छे से इंट्रोडक्शन बताई है और ये मैं सोच के चल रहा हूँ कि आपने वो वीडियो देखी होगी, इसीलिए मैं इस वीडियो में फटाफट आपको बस रिमाइंड करवा रहा हूँ कि ये पॉइंट्स आप बीच में लिख सकते हो इंट्रोडक्शन में। आप आगे लिखोगे कि गवर्नमेंट कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। गवर्नमेंट कैन बी डेमोक्रेटिक फॉर्म, it can be of unitary form, federal form, presidential form, parliamentary form, dictatorship also. There are various types of government, and on the basis of अब मैं मेन पॉइंट पे आ रहा हूँ जो मेन आप लिखना है। on the basis of powers और classifications of power और division of power, division of powers, the government can be divided into two types. One is federal and other one is unitary. क्या लिखा मैंने, ध्यान से मेरी बात सुनना, क्या लिखा मैंने कि अगर मैं बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ पावर की बात करूं, शक्ति की बात करूं, पावर के क्लासिफिकेशन की बात करूं, पावर के डिवीजन की बात करूं, तो गवर्नमेंट को दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। जब पावर के बेस पर क्लासिफाई किया जा सके तो गवर्नमेंट को दो भागों में क्लासिफाई किया जा सकता है, या तो गवर्नमेंट फेडरल होती है या गवर्नमेंट यूनिटरी होती है। एंड पावर को के बेस पर डिवाइड करने का मतलब ये है कि पावर्स आर इन द हैंड ऑफ सेंटर और पावर्स आर इन द हैंड ऑफ सेंटर एज वेल एज स्टेट्स। एक कंट्री होती है बहुत बड़ी, देखो एक बहुत बड़ी कंट्री होती है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स होते हैं। जैसे हमारे इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, पर इंडिया में कितने स्टेट पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब और भी कितने स्टेट्स हैं। तो जब हम गवर्नमेंट का डिवाइडेशन, गवर्नमेंट को हम इस पॉइंट पे क्लासिफाई करते हैं कि उस पूरी कंट्री में पावर बस सेंटर के हाथ में है या पावर सेंटर के पास भी है और जो वेरियस स्टेट्स हैं उनके पास भी दी गई है। तो इस क्लासिफिकेशन को हम या तो फेडरल फॉर्म या यूनिटरी फॉर्म के बेस पर गवर्नमेंट को क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर तो मेरे दोस्तों ध्यान से सुनो, इफ द पावर्स आर गिवन टू स्टेट्स एंड सेंटर, if the powers are in the hand of center as well as in the hand of state, then that would be federal form of government. अगर पावर जो है वो स्टेट्स को भी मिली हुई है
और मेन सेंटर को भी मिली है। एक सेंटर है जो पूरे कंट्री को रेगुलेट करता है, पूरे स्टेट्स को रेगुलेट करता है। इसके अलावा जो स्टेट्स हैं, छोटे छोटे प्रोविंसेस जिनको आप बोलते हो, उन प्रोविंसेस को भी पावर मिली है। तो ये होगी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एंड व्हेन द पावर्स आर नॉट डिवाइडेड इनटू सेंटर एंड स्टेट्स बट ऑल द पावर्स आर इन द हैंड ऑफ स्टेट, इन द हैंड ऑफ सेंटर ओनली, इन द हैंड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर ओनली। जो मेन सेंटर गवर्नमेंट है बस उसी के हाथ में पूरी पावर होती है, वही पूरी कंट्री को रेगुलेट करता है, वही सेंटर स्टेट्स के लिए लॉ बनाता है, वही सेंटर पूरा काम करता है, स्टेट को कोई भी ऑटोनोमियस पावर्स नहीं होती। तो ये गवर्नमेंट आपकी यूनिटरी गवर्नमेंट होती है। एंड इन दिस लेक्चर विल डिस्कस अबाउट द यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर आपको इंट्रोडक्शन समझ आ गई हो तो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ दिस यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो अब अगर मैं यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के मीनिंग की बात करूं तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज दैट गवर्नमेंट इन विच द पावर्स आर एक्सरसाइज्ड बाय वन सिंगल सेंटर ओनली, व्हेन पावर्स आर नॉट डिवाइडेड इनटू सेंटर एंड स्टेट्स बट all the powers are enjoyed by the central government only, then this form of government is called as unitary form of government. You can say that unitary form of government is that government in which the laws are made only by a center, only by the center, even for the states also, even for the states also, states मतलब प्रोविंसेस आल्सो। जब लॉज जो हैं वो बनाने की पावर केवल सेंटर के हाथ में होती है और सेंटर पूरी कंट्री में हर एक स्टेट के लिए, हर एक प्रोविंसेस के लिए लॉ बनाता है, तो वो होती है हमारी यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जब पावर सेंटर और स्टेट के बीच क्लासीफाई नहीं होती बट सारी की सारी पावर सेंटर एक्सरसाइज करता है, वो होती है हमारी यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बहुत सारी कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाई जाती है। मैं एग्जांपल देता हूँ, आपका फ्रांस, आपका जर्मनी, आपका इंग्लैंड, ये जो कंट्रीज है यहाँ पे यूनिटरी फॉर्म है, यहाँ पे सेंटर स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे सेंटर के पास सारी पावर्स होती है, सेंटर पूरी कंट्री को रेगुलेट करता है। दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ द यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब इसकी कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं है जो मैं यहाँ डिस्कस कर सकूँ। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये होता क्या है। अब आइए इसके कुछ फीचर्स डिस्कस करते हैं कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की फीचर्स क्या क्या हैं। तो मेरे दोस्तों, अब अगर मैं फीचर्स की बात करूं, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स तो आप ये लिख सकते हो, फीचर आप ये लिख सकते हो कि एग्जिस्टेंस ऑफ अ सिंगल गवर्नमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ अ सिंगल गवर्नमेंट। मेरे दोस्तों, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, केवल एक ही गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है, वो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट। वो होती है मेनली केंद्रीय सरकार, अर्थात जब पूरी कंट्री को रेगुलेट करने के लिए वी हैव ओनली वन गवर्नमेंट दैट इज पावरफुल, दैट एक्सरसाइज द पावर ओवर द इंटायर कंट्री, ओवर द पीपल ऑफ इंटायर कंट्री, वेयर ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट मेक द पॉलिसीज फॉर इंटायर कंट्री, स्टेट गवर्नमेंट्स और प्रोविंसेस। स्टेट का मतलब यहाँ कंट्री मत समझना, स्टेट का मतलब यहाँ पर जो प्रोविंसेस होते हैं, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, उसकी बात कर रहा हूँ। व्हेन देयर इज नो स्टेट गवर्नमेंट और दिस एग्जिस्ट बट डजंट विद द पावर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। तो पहला हो गया एग्जिस्टेंस ऑफ अ सिंगल गवर्नमेंट। सेकंड आप लिख सकते हो absence of provincial government, absence of provincial government with autonomy, क्या बोला मैंने आपको, एब्सेंट होती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट विद ऑटोनॉमी बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में या तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जो प्रोविंसेस की गवर्नमेंट, स्टेट जो गवर्नमेंट होती है वो या तो होती ही नहीं है। अगर स्टेट गवर्नमेंट हो भी, स्टेट वहाँ पे एग्जिस्ट करती हूँ, गवर्नमेंट वहाँ पे हो भी, तो गवर्नमेंट नाम की होती है।
विद ऑटोनॉमी, उस गवर्नमेंट को अपनी ऑटोनॉमी, अपनी स्वायत्तता नहीं मिलती। ऑटोनॉमी का मतलब है अपनी पावर मिलना, खुद काम करने की पावर मिलना, वो नहीं मिलती। अर्थात इन द यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट मे और मे नॉट एग्जिस्ट। इफ इट एग्जिस्ट इट शुड डिपेंड ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर देयर सर्वाइवल। व्हाट डज इट मीन कि या तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती ही नहीं, अगर करती है तो उसको ऑटोनॉमी नहीं मिलती, पावर नहीं मिलती। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तीसरा पॉइंट आप यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये लिख सकते हो कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन भी हो सकता है, वो अनरिटन भी हो सकता है, मे बी रिटन और अनरिटन। क्या बोला मैंने आपको कि अगर मैं बात करूं प्रोविंशियल, मैं बात करूं यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, तो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब सुप्रीम लॉ, जो एक कंट्री का सबसे बड़ा लॉ होता है, जो सभी गवर्नमेंट के बारे में बताता है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताता है। तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है जरूरी नहीं है कि वो रिटन ही हो, वो अनरिटन भी हो सकता है। अगर मैं अनरिटन का एग्जाम्पल दूँ तो इन द इंग्लैंड में क्या है, इंग्लैंड में जी हमारी यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, अनरिटन है। और अगर मैं बात करूँ फ्रांस की, तो फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, रिटन है, और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अर्थात मेरे दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में रिटन भी हो सकता है, अनरिटन भी हो सकता है। फोर्थ आप लिख सकते हो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। देखो जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल को हिंदी में बोलते हैं लचीला। लचीला किस ग्राउंड पे बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी चेंज्ड इजीली, कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड, चेंज लाया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ईजी तरीके से। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ही है, बस स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, अगर सेंटर ही है तो सेंटर अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर तो सकती है, क्या दिक्कत है। अगर सेंटर भी है स्टेट भी है तो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना में दिक्कत आती है, स्टेट की राय भी लेनी पड़ती है। सेंट्रल गवर्नमेंट तो अपनी राय देती है, स्टेट्स की राय भी लेनी पड़ती है, मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स भी देखने पड़ते हैं, तब कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होता है। उसे बोलते हैं कठोर कॉन्स्टिट्यूशन, उसे बोलते हैं रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन अगर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के कॉन्स्टिट्यूशन की मैं बात करूं तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल होता है, आसानी से चेंज हो जाता है। कैसे आसानी से चेंज हो जाता है, क्योंकि पावर इज ओनली इन द हैंड ऑफ सेंटर, states consent does not required for changing the constitution, therefore center can change it according to center's desire at any time without any rigidity, without any problem। अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है, इस गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन होता है हमारे पास फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। पांचवा आप लिख सकते हो सिंगल लेजिस्लेचर। तो मेरे दोस्तों अगर मैं बात करूं यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, तो जो इसमें लेजिस्लेचर होता है इस गवर्नमेंट का, लेजिस्लेचर मतलब जो कानून बनाने वाला ऑर्गन है। गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं ना, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। जो लेजिस्लेचर होता है वो सिंगल होता है। सिंगल मतलब केवल सेंट्रल गवर्नमेंट में ही लेजिस्लेचर पाया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट का लेजिस्लेचर नहीं होता। इंडिया में क्या है, सेंटर का लेजिस्लेचर अलग से है पार्लियामेंट, और स्टेट की अपनी अपनी लेजिस्लेचर अलग से होता है। पर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक फीचर पाई जाती है कि बस एक ही लेजिस्लेचर होगा, एक ही लॉ बनाने वाली बॉडी होगी और वो पूरी कंट्री के लिए लॉ बनाएगी। दैट विल मेक द लॉ फॉर इंटायर कंट्री एंड देयर वुड बी नो एनी स्टेट्स लेजिस्लेचर। दिस इज आल्सो फीचर ऑफ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब आइए कुछ और फीचर डिस्कस करते हैं। इसके अलावा मेरे दोस्तों आप एक और पॉइंट ले सकते हो, दैट इज सिंगल सिटीजनशिप। जो कंट्रीज यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करती हैं या जिन कंट्रीज में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, द कंट्रीज फॉलो द सिंगल सिटीजनशिप ओनली, द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। अर्थात द सिटीजनशिप ऑफ ओनली सेंटर, सेंटर की सिटीजनशिप मिलती है, स्टेट की सिटीजनशिप नहीं मिलती। अगर आप
अमेरिका की बात करो, अमेरिका में क्या होता है, बंदा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का सिटीजन तो होता ही होता है, साथ में जो उसका अपना स्टेट है, अपना प्रोविंस है, उसका स्टेट भी उसका भी सिटीजन होता है। लेकिन अगर आप कुछ दूसरी कंट्रीज देखो जहाँ पे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे कि इंग्लैंड, तो वहाँ पे बस एक ही कंट्री की सिटीजनशिप मिलती है, वो है सेंटर की सिटीजनशिप, और पूरी अलग अलग प्रोविंसेस की सिटीजनशिप नहीं मिलती। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की फीचर है कि सिटीजनशिप इसमें हमेशा सिंगल होती है। साथ में आप लिख सकते हो नेशनल फोर्स ओनली, सिंगल नेशनल फोर्स। तो जो हमारा यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसमें जो पुलिस फोर्स होती है वो एक ही सेंटर की फोर्स होती है। अगर आप बाकी कंट्रीज देखो तो उसमें सेंटर की अलग से फोर्स होती है, स्टेट की अपनी फोर्स भी होती है। जैसे पुलिस स्टेट के अंडर आती है, सेंटर में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो गई, सेंटर में आर्मी हो गई, सेंटर की तिब्बतियन फोर्स होगी, बहुत सारी ऐसी फोर्सेस होती हैं जो सेंटर के अंडर आती हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, तो इसमें बस एक ही नेशनल फोर्स होगी, सेंटर की फोर्स होगी। सेंटर अपने जो आर्मी मैन है वो पूरी कंट्री में भेजेगी, पुलिस फोर्स उसी के पास होगी। स्टेट्स के पास कोई ऐसी पावर नहीं होगी कि वो अपनी प्रोटेक्शन कर सके, सेंटर ही स्टेट्स की प्रोटेक्शन करती है। तो ये भी इसकी फीचर आप लिख सकते हो। आप एक और फीचर लिख सकते हो इसकी यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, तो देयर इज नो डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। there is no division of power between center and state. In the unitary form of government, the powers are not divided between center and states, but the powers are exercised only by the single center, which makes the center more strong. तो ये कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इनके बाद अब हम यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की मेरिट्स और डीमेरिट्स पढ़ेंगे। मेरे दोस्तों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दें, अगर मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें प्लीज़। अगर लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दें, जस्ट अभी लाइक कर दें। तो आइए मेरिट्स और डीमेरिट्स को देखते हैं। तो अगर मैं इसकी मेरिट्स की बात करूं तो सबसे पहली मेरिट तो ये बन जाती है कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होती है, इट प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सेंटर देती है। व्हेन द गवर्नमेंट इज यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देन इट प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। सेंटर हमेशा स्ट्रॉन्ग होता है। व्हेन सेंटर इज स्ट्रॉन्ग इट मीन्स सेंटर हैज पावर टू कंट्रोल ऑल द पीपल ऑफ कंट्री, टू प्रोटेक्ट द कंट्री फ्रॉम आउटसाइडर्स एज वेल। बिकॉज अगर सेंटर स्ट्रॉन्ग है तो वो कंट्री को कभी टूटने नहीं देगा। सेंटर स्ट्रॉन्ग है तो वो सभी स्टेट्स के ऊपर अपना दबदबा बना के रखेगा। कोई स्टेट ऐसा नहीं बोल सकता कि मुझे सेंटर से अलग होना है। जो कोई स्टेट ऐसा बोलेगा उस पर सेंटर अपनी पावर का यूज करके उसको अपने अंदर भी कर लेगा। तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमें सेंटर स्ट्रॉन्ग मिलता है, जो कि एक गवर्नमेंट के लिए बहुत ही जरूरी है, एक कंट्री की प्रोटेक्शन के लिए, आउटसाइडर से प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही जरूरी है। दूसरा आप लिख सकते हो कि ये जो गवर्नमेंट होती है ये लेस एक्सपेंसिव होती है। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बस सेंटर लेवल की गवर्नमेंट होती है, स्टेट्स की गवर्नमेंट नहीं होती। जब स्टेट्स की गवर्नमेंट नहीं होती तो स्टेट में इलेक्शंस भी नहीं होंगे, स्टेट में अलग से पैसा भी नहीं खर्चा जाएगा, स्टेट में अलग से मिनिस्टर्स भी अपॉइंट नहीं किए जाएंगे। स्टेट में मिनिस्टर्स अपॉइंट करो, सेंटर में मिनिस्टर अपॉइंट करो, स्टेट में इलेक्शन करवाओ, सेंटर में इलेक्शन करवाओ, कितना पैसा बर्बाद होता है, कितना पैसा खर्चा जाता है, कितने एक्सपेंडिचर्स किए जाते हैं। बट व्हेन वी हैव ओनली यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, देयर इज ओनली वन गवर्नमेंट इन अ सेंटर, देन द एक्सपेंडिचर वुड बी वेरी लेस। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हो कि द यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सेंटर कैन adjust itself quickly according to changing situations। according to changing situations क्या लिखोगे आप? सेंटर कैन adjust itself quickly according to changing situations। जो हमारी यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इसकी एक फीचर ये भी है कि जो सेंटर है, सेंटर मतलब जो सेंटर गवर्नमेंट है, वो सेंटर गवर्नमेंट अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से खुद एडजस्ट कर लेती है। कोई चेंजेस लाने हो अपनी स्ट्रक्चर में ले आती है, क्योंकि स्टेट्स की इंटरफेरेंस नहीं होती ना। कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना है सेंटर खुद कर लेगी,
स्टेट इंटरफेयर नहीं करेंगे ना, स्टेट के पास पावर नहीं होगी, वो इंटरफेयर नहीं करेंगे, उनको पूछना नहीं पड़ेगा, उनकी किसी अनुमति की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो सेंटर अपने आप को खुद सिचुएशन के हिसाब से डाल लेगी। ये भी एक इसकी मेरिट है किसकी, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। एक और पॉइंट आप लिख सकते हो, लेस और नो कन्फ्लिक्ट। तो मेरे दोस्तों यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की ये मेरिट मानी जाती है कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कन्फ्लिक्ट्स नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ही होती है, वो अपनी पावर एक्सरसाइज करेगी, अपने हिसाब से लॉज बनाएगी, अपने हिसाब से फोर्स का यूज़ करेगी। सेंटर के पास पावर होती है, जो स्टेट्स हैं, प्रोविंसेस हैं, उनके पास पावर नहीं होती। अगर स्टेट्स के पास भी पावर हो लॉ बनाने की, सेंटर के पास भी पावर हो, सेंटर भी लॉ बना दे किसी पॉइंट के ऊपर, स्टेट भी लॉ बना दे, तो कन्फ्लिक्ट कभी ना कभी अराइज हो जाते हैं। बहुत बार ऐसा इंडिया में भी देखा गया है। लेकिन अगर केवल सेंटर ही सब कुछ करेगी, स्टेट के पास कोई पावर ही नहीं है, तो कन्फ्लिक्ट कैसे अराइज होंगे? बिकॉज इन द केस ऑफ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ओनली सेंटर एक्सरसाइज ऑल द पावर्स, सेंटर इज मोर पावरफुल, सेंटर मेक्स लॉ, स्टेट डजंट हैव एनी काइंड ऑफ सच पावर। इट मीन्स no conflict arise between the center and state on the various basis, whether law making basis or law enforcing basis और policy making basis। आप ये भी लिख सकते हो। इसमें 5वीं मेरिट आप ये लिख सकते हो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बेस्ट suited for small countries। जो कंट्री स्मॉल है, छोटी है, साइज में काफ़ी छोटी हैं, उनके लिए ये जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है बहुत ही सूट करने वाली गवर्नमेंट है, बहुत ही उनके लिए अच्छी गवर्नमेंट है। क्योंकि छोटी कंट्री होती है, उसके लिए क्या छोटे छोटे स्टेटों में इसको डिवाइड करना। मान लो कोई कंट्री है, वो हमारी हिमाचल प्रदेश की, उसकी जितनी हमारी हिमाचल प्रदेश का एरिया है उतना ही उस कंट्री का एरिया है, तो बताओ उसमें कितने और स्टेट बनाने? तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट ही काफ़ी है उस पूरी एरिया को रेगुलेट करने के लिए। इससे पैसा भी कम खर्च होता है, इससे अच्छे से कंट्रोल भी हो पाता है। अर्थात जो कंट्री स्मॉल है उन कंट्री के लिए बहुत सूटेबल गवर्नमेंट है हमारी यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसके अलावा एक और पॉइंट आप लिख सकते हो कि इट प्रमोट्स यूनिफॉर्मिटी। अगर बात की जाए यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, तो ये यूनिफॉर्मिटी को प्रमोट करती है। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसे लॉज बनते हैं सभी लोगों के लिए, सेंट्री लॉ बनाएगी, सेंट्री पॉलिसी बनाएगी, वो सभी लोगों के लिए पॉलिसीज होंगी, तो यूनिफॉर्मिटी रहती है। अगर सेंटर अलग से लॉ बनाए, स्टेट अलग से लॉ बनाए, सेंटर अलग से पॉलिसी बनाए, स्टेट अलग से पॉलिसी बनाए, तो स्टेट्स अपने अपने स्टेट के लोगों के अलग अलग पॉलिसियाँ बनाएंगी। हो सकता है एक स्टेट के लोगों को अच्छे बेनिफिट्स दे रही हो गवर्नमेंट, दूसरे स्टेट के लोगों को वो स्टेट गवर्नमेंट अच्छे बेनिफिट्स नहीं दे रही हो, लॉज में यूनिफॉर्मिटी ना हो, टैक्स में यूनिफॉर्मिटी ना हो। पर जब सेंट्री सभी के लिए लॉज बना रही है, इक्वल लॉज बना रही है, सभी के ऊपर एक जैसे लॉज एप्लीकेबल हो रहे हैं, तो लॉज में यूनिफॉर्मिटी होती है। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में यूनिफॉर्मिटी रहती है, पॉलिसीज बनाने में यूनिफॉर्मिटी रहती है। तो ये भी एक मेरिट है किसकी, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। आई होप आपको ये सब कुछ समझ आ रहा हो। तो मेरे दोस्तों ये सब पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हो। अब आइए डिस्कस करते हैं डी मेरिट्स को। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दें, अभी लाइक कर दें। अगर वीडियो चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब अभी कर दें। तो अगर अब मैं डी मेरिट्स की बात करूं, तो सबसे बड़ा जो इसका ड्रॉबैक है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, वो ये है कि लोकल गवर्नमेंट की इग्नोरेंस होती है। इग्नोरेंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट, इग्नोरेंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट। मेरे दोस्तों यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बस सेंट्रल गवर्नमेंट पाई जाती है, सेंटर के पास सारी पावर्स होती हैं, सेंटर लॉज बनाती है, सेंटर पॉलिसी बनाती है। लोकल एरिया के लिए भी सेंटर काम करती है। लोकल एरिया जो होते हैं वहाँ पे जो लोकल गवर्नमेंट है वो अच्छे से वहाँ की प्रॉब्लम्स को समझती है, वहाँ के लिए लोकल गवर्नमेंट अच्छे से लॉज बना सकती है। लेकिन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, जो लोकल गवर्नमेंट है उसको इग्नोर किया जाता है, उसके पास ऑटोनॉमी नहीं होती, उसके पास पावर नहीं होती। जब ऑटोनॉमी नहीं होती, पावर नहीं होती, तो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक माना जाता है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, कि इग्नोरेंस की जाती है लोकल लेवल की गवर्नमेंट की। इसके अलावा आप लिख सकते हो इसमें लेस पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल।
In the unitary form of government, the government is only at the level of center. It means only some people participate in the government. If we talk about the federal government, when government is at central level and at state level, then many people participate in the government. Some in the central government, some in the state government. But in unitary form, some people only participate. कुछ लोगों को मौका मिलता है गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने का, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो एक ही सेंट्रल लेवल पर है। अगर बहुत सारे स्टेट लेवल पर भी गवर्नमेंट हो, प्रोविंशियल लेवल पर भी गवर्नमेंट हो, तो प्रोविंशियल लेवल पर भी लोग चुनकर आगे आएंगे, लोगों को ज़्यादा मौका मिलेगा अपनी पार्टिसिपेशन करने का। पर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लोगों को पार्टिसिपेशन का कम मौका मिलता है, क्योंकि सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट होती है, स्टेट लेवल की गवर्नमेंट नहीं होती। इसके अलावा मेरे दोस्तों, आप एक और पॉइंट लिख सकते हो कि नॉट सुइटेबल फॉर लार्ज कंट्रीज, कि जो गवर्नमेंट है, कौन सी, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये लार्ज कंट्री के लिए सुइटेबल नहीं है। एक कंट्री बहुत बढ़िया है, इंडिया की तरह मान लो कोई कंट्री है, बहुत बड़ी कंट्री है, जिसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, बहुत बड़ा एरिया है, तो वहाँ पर बस एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो तो वो कैसे पूरी कंट्री को रेगुलेट करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे चप्पे चप्पे में जाकर वहाँ के लोगों की प्रॉब्लम को देख पाएगी? कैसे एक गवर्नमेंट हर एक व्यक्ति को देख पाएगी, हर एक एरिया में जाकर वहाँ के लिए लॉ बना पाएगी? नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो जब एरिया बड़ा होता है तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट काम की गवर्नमेंट नहीं रहती। ये गवर्नमेंट उस टाइम एस्टैब्लिश करना बहुत बड़ी एक गलती होती है। अर्थात इन द केस व्हेन द एरिया इज वेरी लार्ज, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज नॉट सुइटेबल। It is suitable only for small countries, not for the large countries, not for the wider countries like India. If we follow the unitary form of government in the large countries, then no development would be there. People's welfare would not be there. Government would not look at the people's welfare because government को पता नहीं चलेगा कि लोकल लेवल की प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। तो ये भी इसका एक ड्रॉबैक है कि ये गवर्नमेंट सुइटेबल नहीं है लार्ज एरिया के लोगों के लिए। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आप लिख सकते हो कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, या आप लिख लो डिक्टेटरशिप। जब यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है तो कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप की पॉलिसी आना शुरू हो जाती है। मैंने आपको एक लेक्चर बनाया था सेपरेशन ऑफ पावर्स, उसमें मैंने एक पॉइंट बताया था, आपको एक कोटेशन बताई थी कि जो पावर होती है, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। जो पावर है, जो शक्ति है, वो लोगों को करप्ट कर देती है, और जब पूरी की पूरी शक्ति मिल जाए तो वो लोगों को पूरा करप्ट कर देती है। तो जब एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक सेंटर को पूरी की पूरी पावर मिल जाएगी, वो सेंटर सभी के लिए लॉज बनाए, वो सेंटर सभी के लिए पॉलिसीज बनाए, वो सेंटर पूरे कंट्री को ही रेगुलेट करे, स्टेट को कोई पावर नहीं मिलती, तो सेंटर करप्टेड हो जाएगा। सेंटर में डिक्टेटरशिप आ जाएगी, अपनी मर्जी से रूल करेगी गवर्नमेंट, जो चाहे वो करेगी, लोगों के लिए जैसे मर्जी काम करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट बस सेंटर में ही है। तो पावर करप्ट्स एब्सोल्यूट, पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। दिस कोटेशन आल्सो एप्लीकेबल इन द केस ऑफ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इफ पावर्स आर इन द हैंड ऑफ ओनली सेंटर, देन दैट वुड मेक द सेंटर मोर करप्टेड। आप ये पॉइंट इसमें लिख सकते हो। पांचवा पॉइंट आप लिख सकते हो ओवरबर्डन on the center। तो अगर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करो तो इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बस सेंटर के पास सारे काम होते हैं, बस सेंटर के हाथ में पावर होती है, बस सेंटर को सब कुछ देखना पड़ता है। रिजल्ट क्या होता है? द रिजल्ट विल बी ओवरबर्डन। रिजल्ट विल बी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत बर्डन हो जाता है, वो काम नहीं अच्छे से कर पाती। जब ओवरबर्डन होगा तो कोई काम भी अच्छे से नहीं होगा, तो ये भी ड्रॉबैक माना जाता है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। एक आप और लिख सकते हो लेस एफिशिएंसी। जो गवर्नमेंट है वो एफिशिएंट रूप में काम नहीं कर पाती, गवर्नमेंट की एफिशिएंसी अच्छी नहीं होती, गवर्नमेंट ढंग से काम नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती काम गवर्नमेंट ढंग से? क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा होता है। गवर्नमेंट सेंटर के लिए लॉ बनाएगी,
स्टेट्स के लिए लॉ बनाएगी, सेंटर के लिए पॉलिसीज बनाएगी, स्टेट के लिए पॉलिसीज बनाएगी, जो कोई काम होगा सेंटर ही देखेगी, ओवरबर्डन हो जाएगा। जब ओवरबर्डन हो जाएगा तो ढंग से काम कोई नहीं होगा। अब मान लो मेरे ऊपर 50% का काम मेरे ऊपर थोप दिया जाता है, आई वुड नॉट बी एबल टू डू इवन सिंगल वर्क प्रॉपरली विद एफिशिएंसी, देयरफॉर लेस एफिशिएंसी होती है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। आई होप मेरे दोस्तों आपको यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। मेरे दोस्तों कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से डिफरेंट कैसे है, तो वो टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, डोंट वरी। लेकिन उसके लिए आपको फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी पढ़नी पड़ेगी। तो अगले लेक्चर में मैं फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बताऊंगा, फिर डिफरेंस आप खुद ही बना लोगे। जनरली डिफरेंस बता दूं तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में 2 गवर्नमेंट्स होती हैं सेंट्रल स्टेट के लेवल पे, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बस सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। ये सिंपल सा डिफरेंस है। तो आई होप आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर कीप सपोर्टिंग अस।